हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और अन्य सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से हम भारत का संविधान और भारत के इतिहास से संबंधित चर्चा कर चुके हैं और मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास पे हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ 3 दिन भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल और 3 दिन अब भारत का इतिहास आपको मिलता रहेगा। तो भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल पे चर्चा करते हैं हम। भूगोल का जो पार्ट है वो 2 भागों में है। पहले तो विश्व और भारत का भूगोल, और भूगोल के अंदर भी 3 क्राइटेरियाज आते हैं: आर्थिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल और प्राकृतिक भूगोल। आर्थिक, राजनैतिक और प्राकृतिक भूगोल प्री कम मेंस में कंप्लीटली पूछा जाता है। यूपीएससी, पीएससी, आरओ किसी भी एग्ज़ाम के लिए भूगोल का बहुत महत्व है। यदि इतिहास में 100 में से 25% इतिहास आता है तो 20% से 25% के आसपास ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से संबंधित पूछे जाते हैं। तो हम विश्व के भूगोल पे चर्चा करेंगे और उसमें हम सौर मंडल पे चर्चा करेंगे। सौर मंडल आकाशगंगा मंदाकिनी का भाग है, और सौर मंडल जो हमारा सौर मंडल है, एक आकाशगंगा या मंदाकिनी में करोड़ों सौर मंडल हैं। उनमें से एक हमारा सौर मंडल है जिसमें एक पृथ्वी है और हम लोग निवास करते हैं। इस सौर मंडल में सूर्य मुख्य है और सूर्य के 8 ग्रह हैं। एक सूर्य हमारा, उसके 8 ग्रह हैं और 8 ग्रह से संबंधित कई उपग्रह हैं। बुध और शुक्र को छोड़ दिया जाए, क्योंकि बुध को और शुक्र को कोई भी उपग्रह नहीं है। बाकी पृथ्वी के 1 उपग्रह है चंद्रमा, मंगल के 2 उपग्रह हैं, पृथ्वी के 1 हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फेमोस। पृथ्वी के 1 है चंद्रमा, मंगल के 2 हैं डीमोस और फेबोस। बृहस्पति के लगभग 61 हैं और शनि के लगभग 63 हैं। लगभग इसलिए लगाया गया है क्योंकि इनके दोनों के बढ़ते रहते हैं और अरुण वरुण के 20, 21, 12 के आसपास ऐसे आते हैं। तो दोस्तों, जो सौरमंडल हमारा है, सौरमंडल में सूर्य केंद्र में है और सूर्य से संबंधित बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्रमशः सूर्य से दूरी के आधार पर इसे दर्शाया गया है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये क्षुद्र ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह कौन कौन से ग्रहों के मध्य में अवस्थित है, तो मंगल और बृहस्पति के मध्य में अवस्थित है। 8 ग्रह जो हैं, 2006 में एक प्लूटो नामक ग्रह था जिसे चर्क गणराज्य में हुए सम्मेलन में उसे बौना साबित कर दिया गया। प्लूटो ये 9वां ग्रह था, 9वां ग्रह। लेकिन 2006 में चेक गणराज्य में एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में इसे बौना ग्रह साबित कर दिया गया था। यानी अब यह ग्रह के श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। यानी जिस तरह का पहले 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में थे वो आज भी मौजूद हैं। किसी को बौना ग्रह किस तरह से साबित कर दिया जाता है, इस पे चर्चा मैं अभी करूंगा।
क्षुद्र ग्रह के इस पार और क्षुद्र ग्रह के उस पार, ये क्षुद्र ग्रह को केंद्र में आपको रखना है, इसके इस पार और इसके इस पार जो क्षुद्र ग्रह से अंदर हैं इसे हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। अभी हाल ही में हुए एक एग्जाम में मैं एक पेपर देख रहा था, तो उसमें आया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह है। तो साथियों याद रखिएगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो 4 ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रह हैं। इन्हें भीतरी ग्रह भी बोला जाता है और इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। आंतरिक ग्रह, भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह की जो श्रेणी में आते हैं वो ये 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसे आप क्रमशः ऐसे ही याद रखिएगा। और जो क्षुद्र ग्रह के पश्चात आते हैं जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन्हें बाहरी ग्रह या जोबियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। जोबियन ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गैसीय प्रवृत्ति में है, इसलिए इसे गैसीय प्रवृत्ति या जोबियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब जो क्षुद्र ग्रह हैं ये भी अपने स्थान पे घूमते रहते हैं, ये किसी का स्थान घेरते नहीं हैं। कभी कभी क्षुद्र ग्रह कहीं किसी ग्रह से आकर टकरा जाते हैं जब, तो दिक्कत होता है और कई प्रकार की हानियाँ होती हैं, लेकिन अक्सर यही है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह घूम रहे होते हैं, यानी कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं। अब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो 8 ग्रह हैं इनमें आंतरिक ग्रह आपने देख लिया और आपने बाह्य ग्रह देख लिया। बुध सबसे नज़दीक है, सबसे नज़दीक है बुध और सबसे दूरी पे है वरुण। अब इनका ग्रह ऐसे चलता है, ये मान लीजिए सूर्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ग्रह आपके हो गए। और इसके बीच में ही आपके समझ लीजिए कि छोटे छोटे ये भीड़ की टाइप के क्षुद्र ग्रह हैं, ये ऐसे ही परिक्रमा कर रहे हैं, 1 2 3, ऐसे आप समझ लीजिए कि ऐसे परिक्रमा ये सूर्य है इसके कर रहे हैं। अब इस परिक्रमा को करते हुए साथ ही साथ एक तो परिक्रमा कर रहे हैं जो ये वार्षिक आधार पे होता है, और दूसरी ये अपने स्थान पे ऐसे घूम रहे हैं। एक तो अपने स्थान पे भी घूम रहे हैं, इसे बोलते हैं परिभ्रमण, इसे बोलते हैं परिभ्रमण। और ऐसे करते करते सूर्य के, मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य है और ये ग्रह हैं, तो एक तो ग्रह ऐसे घूम रहा है अपने स्तर पे, और साथ ही साथ ऐसे ऐसे घूमते हुए सूर्य के ये जो ग्रह हैं सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? अपने स्थान पे रिवोल्यूशन, रोटेशन, यानी कि परिक्रमण और परिभ्रमण, ये जो पे स्थिति है, ये स्थिति जो आप देख रहे हैं, ये जो ऐसे ऐसे घूम रहा है ग्रह अपने में, इसे बोलते हैं परिभ्रमण। और जो ऐसे घूम रहा है सूर्य के साथ साथ में, तो सूर्य के जो चारों तरफ घूम रहे हैं उसे कहते हैं परिक्रमण। परिभ्रमण, परिभ्रमण, परिक्रमण, परिक्रमण, परिभ्रमण, परिक्रमण, परिभ्रमण। समझ में आ गया? यानी कि जो ये सूर्य हमारा है, ये सूर्य के केंद्र में है, और याद रहे सूर्य भी अपने स्थान पे घूमता रहता है, लेकिन इसके जो घूमने का समय है वो एक बार पूरा कंप्लीट करता है तब वो 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। समझिएगा, बहुत बड़ा है सूर्य, जो है बहुत बड़ा है, या जितना दिखता है इतना नहीं है। यानी अब आपने क्या क्या देखा? आपने देखा बुध को, आपने देखा शुक्र को, आपने देखा पृथ्वी को, मंगल को, बृहस्पति को, शनि को, अरुण और वरुण को। यानी आंतरिक ग्रह आप जान गए, पार्थिव ग्रह जान गए, बाहरी ग्रह जान गए, जोबियन ग्रह जान गए, क्षुद्र ग्रह किसके मध्य में, आपको ये जानकारी हो गई। अब यहाँ पे बौना ग्रह कैसे साबित कर दिया जाता है? अब जैसे सूर्य है, अब ये ग्रह घूम रहे हैं, और इसमें से एक ग्रह मान लीजिए प्लूटो था, अभी प्लूटो ऐसे चल रहा था, अचानक से इनके बीच से आके गुजर गया।
ग्रह का किसी भी रूप में अपने स्थान को सुनिश्चित रखना होता है। वो किसी दूसरे के एरिया में, क्षेत्र में अगर वो प्रभावित करता है तो वह ग्रह के श्रेणी में नहीं आएगा, उसे बौना ग्रह साबित कर दिया जाएगा। 2006 में प्लूटो का ये स्थिति पाया गया था और इसीलिए जब देखा गया कि प्लूटो अपने क्षेत्र से और अपने स्थान से हट जाता है, इसलिए उसे बौना ग्रह बना करके ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। बुध सबसे पास में है तो सबसे फास्ट सूर्य की परिक्रमा कर लेगा। अब ध्यान रहे, अब जब मैं बताऊंगा कि परिभ्रमण सबसे तेज कौन करता है तो आप समझ जाइएगा कि अपने स्थान पे कौन घूमता है सबसे तेज। और जब मैं कहूँगा कि सबसे तेज परिक्रमा कौन करता है तो समझ जाइएगा कि सबसे तेज सूर्य को कौन घूम लेता है। ये दोनों में अंतर है। ग्रहों की आंतरिक संरचना, रासायनिक बनावट, घनत्व, तापमान और दबाव पर निर्भर करता है। किसी भी ग्रह के आंतरिक संरचना में आप देखेंगे कि रासायनिक बनावट उसका महत्वपूर्ण स्थान रखता है, घनत्व कितना है, उसका तापमान कितना है और दबाव कितना है। इसी 4 आधारों पे ग्रह के आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है। बुध ग्रह और चंद्रमा, देखिए कई, ये जितना मैं बता रहा हूँ ये NCERT के बेस्ड में पढ़ा रहा हूँ। चंद्रमा उपग्रह के लिए बोला गया शब्द होता है, लेकिन पृथ्वी, अर्थ यानी जो हम लोग हैं, हम लोग चंद्रमा का प्रयोग पृथ्वी के उपग्रह के नाम से करते हैं। चंद्रमा का मतलब ही होता है उपग्रह, तो जितने ग्रह हैं उनके उपग्रह को चंद्रमा ही कहा जाता है। लेकिन जब जब चंद्रमा आप पढ़ रहे होते हैं तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसकी चर्चा हम करते हैं। तो बुध और चंद्रमा यानी पृथ्वी ग्रह का एक उपग्रह है, इसमें वायुमंडल नहीं पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुध पे और पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है। और वहीं पे ध्यान रहे, शनि, बृहस्पति और वरुण चारों ओर वृत्ताकार वलय पाया जाता है। वलय क्या होता है? ये जो शनि पे आप देख रहे हैं इसी तरह का जो है इन चारों में वलय पाया जाता है। लेकिन शनि पे एकदम दिख जाता है, शनि पे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, बाकी और ग्रहों पे नंगी आंखों से देखना थोड़ा मुश्किल होता है। शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायुमंडल पाया जाता है। यानी कि शुक्र पे और मंगल पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और पृथ्वी पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। यानी कि बुध पे वायुमंडल नहीं है, लेकिन शुक्र पे, मंगल पे CO2 से ज़्यादा प्रभावित है वायुमंडल और पृथ्वी पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जैसे नाइट्रोजन आप देखेंगे भी, मैं बताऊंगा जब पृथ्वी पढ़ाऊंगा, लगभग 18%, ऑक्सीजन लगभग 21% और फिर इसके बाद और CO2 है 78% नाइट्रोजन और लगभग 21% ऑक्सीजन के आसपास पाया जाता है। यानी पृथ्वी पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल पाया जाता है। बृहस्पति का परिभ्रमण वेग सबसे कम होता है। अब ध्यान रखिए, जब परिभ्रमण यही है जो अपने स्थान पे घूमता है। और शुक्र का सर्वाधिक है। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए सर सबसे पहले तो बुध है तो शुक्र का क्यों? बुध परिक्रमण सबसे तेज करता है, लेकिन परिभ्रमण जो है, परिभ्रमण शुक्र सबसे तेज करता है। और बुध परिक्रमण वेग सर्वाधिक है बुध का।
वेग सर्वाधिक, क्योंकि सबसे कम समय में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, और वहीं सबसे कम और सबसे वेग सर्वाधिक जो है वरुण का है। ये धीरे धीरे भी घूमेंगे तब भी माना जाता है कि 88 दिन में सूर्य को घूम लेते हैं, बहुत आराम से घूमते हैं तब, और सबसे तेज गति से ये घूमते हैं, फिर भी सर्वाधिक समय इनका लगता है। शनि का घनत्व तो सबसे कम है और पृथ्वी का घनत्व तो सर्वाधिक है। तो साथियों, अब मैं पृथ्वी को उठाऊंगा और यहीं से ज्योग्राफी पे चर्चा करना प्रारंभ कर दूंगा। दोस्तों, पृथ्वी, अब उन ग्रहों में से पृथ्वी को मैंने ले लिया, 8 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी है। अब ये है सूर्य, और ये है पृथ्वी। अब जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमेगी और साथ ही साथ एक है रिवोल्यूशन और एक है रोटेशन, यानी परिक्रमण, परिभ्रमण। पृथ्वी, जो पृथ्वी है, ये अपने स्थान पे भी घूमती है। जब वह अपने स्थान पे घूमती है तो उसे कहते हैं परिक्रमण, यानी कि परिक्रमण के वजह से, परिभ्रमण के वजह से दिन और रात होता है। दिन और रात होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब पृथ्वी अपने स्थान पर घूमती है तब जो पार्ट सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है, और जो सूर्य के विपरीत होता है वहाँ रात होता है। तो इसमें 2 तरह से, एक नक्षत्र दिवस होता है और एक सौर्य दिवस होता है। जो नक्षत्र दिवस होता है ये 23 घंटा 56 मिनट शायद 46 यानी 4 पॉइंट समथिंग सेकेंड होता है, और सौर दिवस पूरे 24 घंटे का होता है। और इसी दोनों के बीच का जो एक गैप है, 6 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का जो गैप आता है, यही गैप आगे चल करके प्रत्येक 4 साल पर लीप ईयर होता है। लीप ईयर होता है जो 365 दिन का ना होकर के 366 दिन का होता है। तो जो नक्षत्र दिवस है ये 24 घंटे से कम होता है, और जो सौर दिवस है ये 24 घंटे का होता है। इन दोनों के अंतर को समाप्त करने के लिए प्रत्येक 4 साल पर लीप ईयर मनाया जाता है, यानी कि 366 दिन का हो जाता है, और ये बराबर हो जाता है। अब दिन और रात का आधार होता कैसे है और फिर ये साल में कैसे बदलता है? जब पृथ्वी परिक्रमण करती है, परिक्रमण करते नहीं, रेवोल्यूट करती है, परिक्रमण, ये परिक्रमण होगा और ये परिभ्रमण होगा। जब रोटेट करती है तब ये 365 दिन लग जाता है। 365 दिन यानी कि 1 वर्ष लग जाता है। एक बार सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी को घूमने में
365 दिन लग जाते हैं। और एक बार पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में यानी परिभ्रमण करने में परिक्रमण करने में लग जाता है 365 दिन। रेवोल्यूशन करने में लग जाता है इन्हें 23 घंटे समथिंग और 24 घंटे। और जो रोटेट करते हैं वो 365 दिन है। तो 365 दिन यानी कि 21 जून और 22 दिसंबर इस डेट को सूर्य पृथ्वी के एकदम बीचों बीच में होता है। यानी जब 21 जून और 22 दिसंबर है तो 21 जून को पढ़ते हैं यहाँ पे और 22 दिसंबर को यहाँ पे। बाकी 21 मार्च और 23 सितंबर ये विषुवत रेखा पे पड़ते हैं। विषुवत रेखा पे 21 मार्च और 23 सितंबर। अब ध्यान रहे कि सूर्य 21 जून और सूर्य 22 दिसंबर और सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर। जब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पे पड़ता है तो पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। और जब पृथ्वी 22 दिसंबर को मकर रेखा पे, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है। तो जब पृथ्वी सूर्य के जो प्रकाश है वो कर्क रेखा पे पड़ता है तब इधर से ये नॉर्थ गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, और यहाँ से दक्षिण, ये उत्तर गोलार्ध, ये दक्षिण गोलार्ध। तब उत्तर गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। और जब 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पे पड़ता है तब दक्षिण जो गोलार्ध है यहाँ पे दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे पड़ती हैं तब पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात 21 मार्च को और 23 सितंबर को होता है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि पृथ्वी सबसे करीब कब होता है सूर्य के और सबसे दूर कब होता है सूर्य के। अब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब कब होता है, ये मान लीजिए सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी जब सूर्य के करीब होता है तो ऐसी स्थिति होती है 3 जनवरी को, जब यह 14.7 करोड़ किलोमीटर पे होता है। और जब पृथ्वी सूर्य से काफ़ी दूर होता है, सर्वाधिक दूरी पे होता है, यह होता है 4 जुलाई को, 15.2 करोड़ किलोमीटर, इतनी दूरी पे होता है। अब जब 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक पास होता है, इसे बोलते हैं उपसौर।
इस घटना को उपसौर कहते हैं। और जब पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पे होता है तब इसको बोलते हैं अपसौर। अब आपके दिमाग में एक बात आता होगा कि अगर पृथ्वी 3 जनवरी को सर्वाधिक पास में होता है तब तो बहुत भयानक गर्मी होनी चाहिए, और जबकि जनवरी में तो ठंडी होता है। तो दोस्तों एक ध्यान रखिएगा कि जो 3 जनवरी को जब पृथ्वी बहुत पास में होता है तब सूर्य दक्षिणायन होता है, तब सूर्य का प्रकाश दक्षिणायन होता है, और यही वजह है कि हम इस प्रकोप से बच जाते हैं और हमारे यहाँ पे ठंडी होती है। और जब सूर्य सर्वाधिक दूरी पे होता है तब जुलाई का समय होता है, और उस समय हमारे यहाँ पे सूर्य उत्तरायण होता है। तो जब सूर्य उत्तरायण होगा तो गर्मी, जहाँ सूर्य का प्रकाश होगा गर्मी वहाँ होगी, और मध्यकाल में सूर्य का प्रकाश होता है विषुवत रेखा पे। यानी कि 3 जनवरी को दक्षिण गोलार्ध में सर्वाधिक गर्मी होता है, और वो गर्मी बहुत भयानक होता है क्योंकि सूर्य पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होता है, तो उसका जो प्रकाश वेग है, उसका जो तापमान है वो ज़्यादा पृथ्वी पर पड़ता है। वैसे पृथ्वी पर हमारे जो सूर्य का तापमान है 1/2 अरबवां भाग सूर्य का तापमान हमारे यहाँ आता है, और हम परेशान हो जाते हैं गर्मी में। जबकि अगर सूर्य का 1% यहाँ पहुँच जाए तो पृथ्वी पे सब लोग जल करके ख़त्म हो जाएं। यानी कि पृथ्वी का जो सर्वाधिक दूरी है, अपसौर की जो स्थिति है वो 4 जुलाई को होता है, यानी 15.2 करोड़ किलोमीटर दूरी पे होता है, और सर्वाधिक पास में जिसे अपसौर बोला जाता है 3 जनवरी को होता है, 14.7 करोड़ किलोमीटर के दूरी पे होता है। यानी कि अपसौर उपसौर समझ गए आप। और 21 जून 22 दिसंबर ये सर्वाधिक 22 दिसंबर को दक्षिणायन होता है सूर्य का प्रकाश। तो दक्षिणी गोलार्ध में ध्यान रहे ये जो विषुवत रेखा है इसके दक्षिण में ये दक्षिणी गोलार्ध है, और इसके उत्तर में ये उत्तरी गोलार्ध है। और ये जो रेखाएं हमने खींच रखी है ये कर्क रेखाएं हैं, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी एक जगह पे 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, और फिर अपने कक्ष पे 66.5 पे झुकी हुई है। और यही वजह, अगर पृथ्वी का झुकाव नहीं होता तो हर जगह पे बराबर समय यानी कि तापमान जो होता दिन रात बराबर होता। लेकिन जब पृथ्वी झुकी हुई है तो जब सूर्य का प्रकाश आता है तो तिरछा हो जाता है, और इसीलिए तापमान में अंतर हो जाता है। यानी दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध। और 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पे पड़ता है, इसीलिए हर जगह पे दिन रात बराबर होते हैं। अब हम अक्षांश और देशांतर पे चर्चा करते हैं। तो अक्षांश और देशांतर किस तरह का है? अब पृथ्वी का अक्षांशीय विस्तार और देशांतर का विस्तार, इन्हीं दोनों के आधार पे वैश्विक आधार को यानी राजनीतिक स्थितियाँ, किसी की भौगोलिक क्षेत्र, किसी की प्राकृतिक सीमाएं, ये सब जाना जा सकता है। ध्यान रहे जो अक्षांश रेखा है ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये जो है ये काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक हैं और मानव के द्वारा खींची गई हैं। लेकिन इसी अक्षांशीय और देशांतर के विस्तार के आधार पर ही हम किसी देश की भौगोलिक स्थिति को जान पाते हैं। तो अभी जानते हैं हम पहले देशांतर कितने हैं और अक्षांश कितने हैं, उसके बाद में कौन से देश पर कैसे क्या जाना जा सकता है वो बताएंगे। जो अक्षांश है एक है 0 डिग्री पे है विषुवत,
और विषुवत से ऊपर 90 नॉर्थ पोल तक, और विषुवत से दक्षिण में 90 साउथ पोल तक। तो जो अक्षांशीय रेखा है, तो ये जो सबसे लास्ट का है ये 90 पे है, लेकिन ये नहीं गिना जाता है, ये गिना नहीं जाता है। ये 90 पे है तो ये नहीं गिना जाता है, यानी कि यहाँ पर भी 89 और यहाँ पर भी 89 रेखाएं गिनी जाएंगी। तो 89 और 89, 9 दूनी 18 के 8, 1 9 8 8 16 1 17, 178 और एक विषुवत 179 अक्षांशीय रेखाएं हैं। जो अक्षांश रेखा है उन रेखाओं की जो संख्या है 179 है। ध्यान रहे, जब एग्जाम में दो तरह के प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न तो ऐसा आएगा कि अक्षांशीय रेखाएं कितनी हैं, तब आपको 179 लगाना है। और एग्जाम में अगर ऐसा आता है कि नॉर्थ और साउथ पोल के अक्षांशीय विस्तार को ज्ञात करते हुए अक्षांशीय रेखाओं की संख्या बताइए, तब आपका 181 हो जाएगा। लेकिन अभी तक जितनी बार प्रश्न आया है वो यही आयोग के द्वारा माना गया है सही। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। देशांतरी विस्तार किस तरह से है, और ये भी ध्यान रहे कि जैसे जैसे विषुवत रेखा के पास में तो 110.5 किलोमीटर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो दूरी है वो ये है, ये कहाँ पे है, विषुवत रेखा पे है। और जैसे जैसे हम नॉर्थ या साउथ के तरफ बढ़ते जाते हैं तो विषुवत रेखा की जो दूरी है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य वो बढ़ती जाती है। एक जगह पे आ करके नॉर्थ पे वो पहुंच करके क्या हो जाता है, 111.5 के लगभग आसपास में किलोमीटर के आसपास हो जाता है। तो ये ध्यान रहे कि यहाँ पे विषुवत रेखा पे एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की जो दूरी है वो कम है। और जैसे जैसे हम उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ते जाते हैं तो जो एक अक्षांश है और दूसरे अक्षांश के मध्य की दूरी है वो बढ़ती जाती है। और एक समय आने के बाद में 111.5 किलोमीटर लगभग, ध्यान रहे कभी भी लगभग इसलिए लगाया जाता है कि ऊपर नीचे, भाई ये काल्पनिक रेखाएं हैं, एकदम से ऐसा नहीं कि एकदम नाप तोल के बनाया गया है, बनाया नाप तोल के गया है, फिर भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये बढ़कर यानी विषुवत रेखा की तरफ जाओगे ऊपर तो बढ़ता जाएगा। लेकिन देशांतर में ऐसा नहीं है। देशांतर में कैसा है, एक पोलर है पॉइंट ये, और यहाँ के जो एक ही जगह से, जैसे यहीं से 1 2 3 4 ऐसे ये पॉइंट है, तो यहीं से देशांतर रेखाएं बनती हैं। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर, इसे बोला जाता है प्रधान रेखा। प्रधान रेखा। और जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तिथि रेखा यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान रेखा या अंतरराष्ट्रीय दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा के नाम से जाना जाता है। अब ये जो प्रधान रेखाएं हैं, प्रधान रेखा 0 डिग्री, इसी को ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता है, जीएमटी। जीएमटी यह लंदन से होकर गुजरता है। और जो 180 देशांतर रेखा है वो ध्यान रहे 0 डिग्री देशांतर रेखा नॉर्थ और ईस्ट, अभी मैं यहाँ पे आप समझ लीजिए फिर मैं इसका विस्तारित कर रहा हूँ। 0 डिग्री, जो ये 0 डिग्री है ये वाली,
ये जो 0 डिग्री है ये लंदन से हो करके गुजरता है और इसीलिए इसको प्रधान, इसके इधर बोला जाता है पश्चिम और इधर बोला जाता है पूर्व। यानी जब कभी बोलेगा पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर तो इधर बढ़ने पे दिन प्लस होंगे और इधर बढ़ने पे दिन माइनस होंगे। अब ये कैसे होगा ये भी बताते हैं। तो जो पश्चिमी और पूर्वी 180 डिग्री देशांतर रेखा पूरब में भी एक ही है और पश्चिम में भी, तो पूरब और पश्चिम 180 देशांतर रेखा जो है एक ही रेखा है, वही दोनों रेखाओं का कार्य करता है। भाई जैसे 0 1 है तो 180 भी 1 होगा, तो 180। अब देखिए यहाँ पे कि ये कितनी रेखाएं बनी, 0 1 हो गया, उसके बाद में 180 डिग्री 1 हो गया और फिर 179 एक तरफ, 179 एक तरफ, तो कितना हो गया 9 दूनी 18 के 8 हाथाई 1, 7 दूनी 14 1 15 के 5 हाथाई 1 और ये 3, 358 और एक ये तो 2 ये मिल गए तो 360। तो देशांतर की जो कितने देशांतर हैं, तो देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है और अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। दोनों में ध्यान रखना, अक्षांश से आप टाइम को काउंट नहीं कर सकते, अक्षांश को समय के साथ आप काउंट नहीं कर सकते, जबकि देशांतर को समय से काउंट कर सकते हैं। और इससे जब आप 4 मिनट से काउंट करेंगे तो ये 24 घंटा के बराबर होगा। अब ये 24 घंटा के कैसे बराबर होगा, अब हम इस पे चर्चा करेंगे। अक्षांश आप देख लिए और अब आप देख लिए देशांतर। अब ये आपका पूरा संसार है, यानी आपका विश्व है। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरेशिया। यूरेशिया यहाँ पे यूराल पर्वत एक है, तो इधर से यूरोप हो जाता है और ये एशिया हो जाता है और दोनों को मिला करके यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। ये आपका भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, भारत है आपका ये, यानी कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा भी मकसद यहाँ पे उत्तरी अमेरिका ये सब बताना नहीं है, अभी हमें आपको समझाना है देशांतर और अक्षांश रेखाओं के कार्य। जो देशांतर है ये और ये अक्षांश है। अब हम अक्षांश से यदि ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो इससे हमारा समय का कोई मतलब नहीं है। एक ही समय पे यहाँ पर अगर यहाँ पे 8 बज रहा है तो साथियों उसके विपरीत भी यहाँ भी 8 ही बजेगा, लेकिन देशांतर में ऐसा नहीं है। देशांतर में यदि यहाँ पे 0 डिग्री पे यहाँ पे 8 बज रहा है, तो अगर आप 10 जो है या 12 15 देशांतर पे आप जाएंगे तो यहाँ पे अगर इधर जाते हैं आप पूर्व में, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ये 15 देशांतर पूर्व में है आप, तो यहाँ पे आपका 9 बज जाएगा। और यदि 15 देशांतर आप पश्चिम हैं तो यहाँ पे आपको 1 घंटा माइनस करना पड़ेगा, यानी कि आपका 7 बजेगा। अब ये कैसे होगा, क्योंकि जब सूर्य जो है चलता है तो ये ऐसे रोटेट होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, ऐसे चलेगा, यानी कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इधर से ऐसे घूमती है। तो जब सूर्य ऐसे चलेगा, अभी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे ऐसे आएगा। ऐसा नहीं है ना कि सूर्य यहाँ प्रकाश दूसरा पहले आया है फिर इधर वाला दूसरा आएगा, यहाँ पे बराबर पड़ता है। यानी कि देशांतर के आधार पे हम समय का निर्धारण करते हैं। और जब कभी किसी देश की स्थिति बताई जाती है तब बताया जाता है कि इतने अक्षांश और इतने देशांतर के पास में ये देश स्थित है। मान लीजिए एक्स देश है तो 12 अक्षांश नॉर्थ और 12 देशांतर
पूर्व। अगर किसी देश की अवस्थिति है तो वह देश कहाँ पे अवस्थित होगा? तो जब नॉर्थ की बात आए, पूर्व की बात आए, तो आप समझ जाइएगा कि वो यहाँ की बात कर रहा है। यानी 12 देशांतर, यानी 12 देशांतर है ये 12 देशांतर हो गया और ये 12 अक्षांश हो गया। ये अक्षांश 12 अक्षांश रेखा है और ये 12 देशांतर रेखा है, यानी ये देश स्थिति यहाँ पे है। ऐसी स्थिति समझ में आ गई आपको? तो देशांतर और अक्षांश की स्थिति आप समझ गए। अब देशांतर से समय का निर्धारण और मानक समय का निर्धारण कैसे होगा, इस पे आप चर्चा करते हैं। यानी अब ये जो हमारा पृथ्वी है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, इस तरह की स्थिति को दर्शाता है। तो पहले मैंने बताया कि ये अक्षांश है, तो अक्षांश किधर चलता है? उत्तर, दक्षिण, और ये देशांतर है, ये देशांतर है। तो ये कैसे चलता है? ये पूरब और पश्चिम चलता है। ठीक, तो इस स्थिति को आप ध्यान में रखें। यानी कि जब आप, ये 0 डिग्री देशांतर है, जब इधर जाएंगे तब दिन बढ़ेगा और जब इधर जाएंगे तो दिन घटेगा। पश्चिम में जाने पे दिन घटेगा और पूरब में जाने पे दिन बढ़ेगा। अब मान लीजिए, माना जाता है कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है, एक सवाल यहाँ पे मैं देता हूँ कि 0 डिग्री देशांतर पर 1 बज रहा है, 1 PM हो रहा है, तो 5.5, 5 सही 1/2 देशांतर पर, देशांतर यानी पूर्वी देशांतर एवं पश्चिमी देशांतर की स्थिति क्या होगी? ठीक, क्या होगी? अब आपको यहां पे देखना है कि 0 डिग्री पे कितना बताया गया है कि 1 बज रहा है, 1 PM हो रहा है, और पूछा गया है कि 5.5 देशांतर, 5.5 देशांतर इधर और 5.5 देशांतर इधर, स्थिति क्या होगी? क्रमशः बताना है। तो पहले आप पूर्वी बताइए और फिर आप पश्चिमी बताइए। तो पूर्वी का क्या होगा? एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे आने में 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो 5.5 देशांतर है, तो पहले 5 × 4 यानी 20 मिनट, और आधा जो कि है तो 2 मिनट और जोड़ दीजिए, हो गया 22 मिनट। ठीक, अब यहाँ पे 1 बज रहा है, तो 1 बज के 22 मिनट होंगे पूर्वी देशांतर पे। ठीक, और अब 22 मिनट इसमें घटा दीजिए, तो जब 60 मिनट में आप 22 मिनट घटाएंगे तो 8 और यहाँ पे 3 38, तो यानी कि जो पश्चिम है यहाँ 12:38 की स्थिति कहाँ पे होगी? पश्चिम में। ठीक, पूर्व में होगा 1:22 और पश्चिम में होगा 12:38। एक तो इस तरह से प्रश्न पूछेगा, और दूसरा जो टप बनाना होगा तो पूछ लेगा कि पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर 5.5 के मध्य का अंतर कितना है। तो अंतर कितना होगा? तो यहाँ पे 1:22 है और यहाँ पे 12:38 है। तो पहले तो 22 आप यहाँ जोड़िए और फिर 22 आप यहाँ जोड़ दीजिए, यानी 44 मिनट का अंतर आएगा। क्योंकि जो घटाया गया है 22 मिनट घटाया गया है और 22 मिनट बढ़ाया गया है, और इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो आपका सबसे जो 5.5 पश्चिमी और 5.5 के पूर्वी के मध्य का अंतर भी निकल आएगा।
तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं एक सवाल और करा देता हूँ भारत की स्थिति को लेकर के, ताकि आपको देशांतर की स्थिति और अक्षांश की स्थिति समझ में आ जाए। भारत की स्थिति पे क्या है कि जो हमारा भारत है वो पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। और बाकी भारत की स्थिति अक्षांशीय, देशांतरीय, ये जब मैं भारत का ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। 0 डिग्री देशांतर से भारत 5.5 घंटा आगे है। तो जब 5.5 घंटा आगे है तो यानी भारत की स्थिति जहाँ पे है उसके मध्य में क्या है, तो भारत का जो मध्यान्ह रेखा, मध्यांतर है, यामोत्तर रेखा, यानी जो भारत की देशांतरीय स्थिति है वो बीचों बीच से 82.5 डिग्री जाता है। तो यहां से तो इलाहाबाद के नैनी से होते हुए 5 राज्य से गुजरता है, मैं चर्चा वहां पे करूंगा। अब 82.5 डिग्री देशांतर जो है ये भारत के बीचों बीच से, यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर है वहां से भारत के लिए 82.5 हुआ, तो 82.5 देशांतर बीचों बीच से गुजरता है। तो 82.5 पे कितना घंटा बढ़ेगा, तो 15 देशांतर पे 1 घंटा बढ़ता है। तो 15 चौको 60, 15 पचे 75, यानी 75 देशांतर पे हो गया 5 घंटा। और फिर बचा 7.5 देशांतर, तो 7.5 देशांतर पे हुआ 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटा। भारत आगे है, यानी भारत की स्थिति बीचों बीच से 82.5 डिग्री से देशांतर से गुजरता है। तो हमारा जो यामोत्तर यानी हमारा जो मानक देशांतर है, जहाँ से हमारे यहाँ का जो टाइम डिवीज़न हुआ है वो 82.5 पे हुआ है। तो हम 5.5 घंटा 0 डिग्री से आगे हैं। अब यहाँ प्रश्न ये पूछेगा कि 0 डिग्री देशांतर पे यदि दोपहर के 2 बज रहे हैं, यानी 2 PM हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भारत में कितना बज रहा होगा। अगर एक ऐसा पूछेगा, दूसरा पूछेगा लंदन में दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो उस समय भारत में कितना बज रहा होगा। तो चाहे लंदन कहे चाहे 0 डिग्री कहे, बात एक ही है। यानी 0 डिग्री देशांतर पे अगर 2 PM हो रहे हैं तो भारत में कितना बज रहा होगा, कितना टाइम हो रहा होगा। तो अब देखिए 2 PM हो रहा है कहाँ पे, भारत, यहाँ पे 0 डिग्री पे, और भारत की स्थिति कहाँ पे है, भारत की स्थिति है पूर्वी देशांतर में। और जब पूर्वी देशांतर पे हम जाते हैं तो प्लस होता है। और हमने जो कि अभी बताया कि भारत 0 डिग्री से 5.5 घंटा आगे है। तो जब 5.5 घंटा आगे है, 0 डिग्री पे 2 बज रहे हैं, तो कुछ नहीं, सीधा रख दो, 2 + 5.3 बराबर 7:30 PM, यानी शाम के 7:30 बज रहे हैं, हो गया। तो दोस्तों देशांतर स्थिति, अक्षांशीय स्थिति ये हम देख लिए, और यहीं पे मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। आगे की चर्चा अगले क्लास में होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।